Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we will start CGL 2025 Mains Tier 2 Computer Questions. ओके ये एग्ज़ाम कब हुआ था 18 जनवरी 2025 में। इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस। और आज हम इन सभी 20 क्वेश्चंस को बहुत ही माइनर डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अलाउ द रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट सच एज वॉइस वीडियो कॉल विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बियॉन्ड अ वेब ब्राउज़र। इसका क्या मतलब हुआ कि रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पर। जब भी हम किसी से वीडियो कॉल करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन हम क्या क्या करते हैं, फेस टू फेस क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो ऑप्शंस में हमें गिवन है इन टेक्नोलॉजीज़ में से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वीडियो कॉल कर सकते हैं एक दूसरे से बिना ही एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए, ना ही हमें यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर को परचेज करने की नीड है। वो है हमारा वेब आरटीसी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके, ऑनलाइन। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें एफटीपी की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। जब भी हमें फाइल्स को ट्रांसफ़र करना होता है वन पर्सन टू अनदर, जब हम शेयर करते हैं तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है एफटीपी। एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, वीओआईपी। इसका मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जब भी हमें किसी से वॉइस टू वॉइस, जब हम वॉइस कॉल करते हैं तो उसमें जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जिससे जो है हम इजीली स्मूथली क्या कर पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। एंड ईमेल हमारा क्या होता है, ईमेल हमारा क्या है, असिंक्रोनस जो मैसेजेस हैं वो हम क्या कर पाते हैं, सेंड कर पाते हैं। ईमेल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हर एक पर्सन के पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ओके। उस एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, ईमेल। बट ईमेल को हम, ये ईमेल हमारा क्या नहीं होता, रियल टाइम कम्युनिकेशन। मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन में जैसे हमने किसी को भी मेल किया है, ओके, अब जैसे मैंने उसको सेंड किया है, साथ के साथ क्या नहीं होगा, ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं आता है, इसको हम रियल टाइम कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं करते, ओके। ये क्या होता है, असिंक्रोनस होता है। और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस वर्ड का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनस मीन्स क्या होता है, मतलब सेम टाइम पे ही हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our second question is, what is the primary advantage of being able to insert and delete the slides in an MS PowerPoint presentation? Okay, MS PowerPoint में जब भी हमें कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है, ओके, ये स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। MS PowerPoint मतलब स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, अपने असाइनमेंट वगैरह या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह रेडी करते हैं किसमें, MS PowerPoint में। और जो टीचर्स हैं वो भी क्या करते हैं, बच्चों को कंटेंट को एक इफ़ेक्टिव वे में प्रेज़ेंट करने के लिए क्या करते हैं, पीपीटीज़ वगैरह रेडी करते हैं। किस में करेंगे वो, एमएस पावर पॉइंट में, राइट। और इसमें हमें बताना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें एडवांटेज बतानी है किसकी, इंसर्ट और डिलीट। जब हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। स्लाइड्स क्या होती हैं, यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में हम किसका यूज़ करते हैं, स्लाइड्स का। जैसे हमारी बुक्स होती हैं ना, हमारी जो बुक हैं हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, पेजेस का यूज़ करते हैं, राइट, कंटेंट को लिखने के लिए। वैसे ही पावर पॉइंट में हम क्या यूज़ करते हैं, स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे जो जैसे एक स्लाइड रहेगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर इमेज लगाना चाहें वो भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमें बताना है एडवांटेजेस का, किसका, इंसर्ट और डिलीट का। कि जब भी हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे स्लाइड को एमएस पावर पॉइंट में, तो कौन सा ऐसा फीचर्स है, कौन सी इसकी एडवांटेजेस हैं इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, टू अनेबल द एडिशन ऑफ द मल्टीमीडिया कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ, कि ये जो है, जो इंसर्ट और डिलीट जो स्लाइड जब हम इसमें कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट में, क्या ये हमें एबल करता है, क्या ये मल्टीमीडिया कंटेंट को एडिशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये मतलब इसमें स्लाइड्स में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट का, हम मल्टीमीडिया का यहाँ पर मतलब है कि हम अपने स्लाइड में ऑडियो और वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर हमें बताना है एडवांटेज। लेकिन इंसर्ट करने का जो स्लाइड है उसको इंसर्ट करने का हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, मल्टीमीडिया कंटेंट का पर्पज़ नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन हमें क्या बोलता है, टू अलाउ फॉर द डायनामिक कंटेंट एडजस्टमेंट
मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्या है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारा MS पावर पॉइंट है उसमें जो कंटेंट हम लिखेंगे वो क्या होता है, उसको एडजस्ट करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को इंसर्ट करते हैं और स्लाइड्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या बताया है, टू एनहेंस द स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, कि ट्रांजिशन जो भी हमारी स्लाइड है, ओके, उसके अंदर जो भी कंटेंट हमें गिवन है वो कैसा विजिबल हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है, ओके, वो उसको बताता है। तो जब हम इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो भी हम क्या नहीं करते, ये स्लाइड ट्रांजिशन को, ये इसका एडवांटेज नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर 4 की अगर हम यहाँ पर बात करें, टू अप्लाई द डिफरेंट टेम्पलेट्स टू द इंडिविजुअल स्लाइड। हम एक जितनी भी इंडिविजुअल स्लाइड्स होती हैं उसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारा जो मेन जो फीचर होता है इंसर्ट करने का, डिलीट करने का स्लाइड का, वो भी ये भी नहीं होता हो। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि हम जब भी अपना किसी भी स्लाइड को जब हम इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो मेन पर्पज़ हमारा क्या होता है, कंटेंट को एडजस्ट करना और उसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, सबसे मेन इसका क्या होता है, पर्पस होता है, राइट। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which method is used to protect the sensitive information during the data transmission? ओके, डाटा ट्रांसमिशन, जब भी हम डेटा को एक दूसरे को से शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशंस का, और तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उनको सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन से मेथड का इसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में है डिक्रिप्शन। अगर हम डिक्रिप्शन की बात करें तो डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कि जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, राइट, जब हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, तो उसमें जैसे जो भी मैंने मैसेज टाइप किया है, वो जब मैंने सेंड किया किसी को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एनक्रिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कि जब हम मैसेज को सेंड करते हैं रिसीवर के पास, तो जो हमारा मैसेज होता है वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कोई भी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। ओके, जब हम किसी चीज़ को एनक्रिप्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में होती है, अनरीडेबल फॉर्म में, मतलब उसको कोई भी पर्सन जो है वो रीड नहीं कर सकता, राइट। एंड डिक्रिप्शन में क्या रहेगा, जब भी जो मैसेज है व्हाट्सएप पे, जब भी हमने अपने फ्रेंड को मैसेज किया है, तो जैसे ही वो उस मैसेज को ओपन करेगा, तो वो क्या होता है, डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब वो रीडेबल, जैसे अब अनरीडेबल फॉर्म में था, राइट, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, डिक्रिप्ट होने के बाद वो रीडेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, जो हमारा जो डेटा है उसको क्या किया गया है, डिक्रिप्ट करने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को, जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर का। ओके, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर का हम यूज़ करते हैं जब भी हम अपने डेटा को शेयर करते हैं एक दूसरे से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर का। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की अगर हम यहाँ पर बात करें, कॉम्प्रेशन में क्या होता है, जो भी हमारी फाइल हैं, जैसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, फॉर्म फिल में हमें अपनी जो इमेज है या फिर सिग्नेचर हैं उनकी जो इमेजेस हैं उनके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है, तो वो उसका मतलब क्या रहेगा, कॉम्प्रेशन। हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल को, एक डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, उसके फाइल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। एंड हैशिंग का क्या मतलब है, हैशिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमने जब हम किसी भी जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी फेसबुक है या फिर हम लॉगिन कर रहे हैं किसी भी साइट पे, राइट, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक पासवर्ड हमें गिवन होता है। उस पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए, कि जो पासवर्ड हम जो भी पासवर्ड हम दे रहे हैं कंप्यूटर में, राइट, तो ये जो पासवर्ड है वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं, जो हमने डेटा पहले ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो उसको मैच करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैशिंग का, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
which is the correct keyboard shortcut for adjusting the column width in MS Excel। जो हमारा MS Excel होता है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? MS Excel का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है। जब हम एनालाइज करते हैं किसी भी डेटा को कैसे, जैसे हमें चार्ट के फॉर्म में या फिर कोई रिपोर्ट हमें रेडी करनी होती है, तो ये जो कैलकुलेशन का वर्क होता है वो हम कहाँ परफॉर्म करते हैं? MS Excel में। अब हमें यहाँ पर बतानी है कि शॉर्टकट बताना है कि कॉलम को की विड्थ को जब हम एडजस्ट करते हैं, राइट, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की क्या रहेगी? वो रहेगी ऑल्ट H प्लस O एंड W, राइट। ये हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? करेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जब भी हमें कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ऑल्ट HOW की यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर जो शिफ्ट HOW ये जो है ये कोई भी एक शॉर्टकट की नहीं होती है MS एक्सेल में, राइट। एंड ऑप्शन सी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी में हमारा क्या रहेगा? कंट्रोल OW प्लस H का मतलब क्या है? जब भी हमें किसी भी फाइल को ओपन करना होता है तो उसकी शॉर्टकट रहेगी कंट्रोल OW प्लस H। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल H प्लस O प्लस W की अगर हम बात करें तो जब भी हमें फाइंड और रिप्लेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस। ये जो वर्ड है इनको आप याद रखेंगे किसी भी जब हम किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं, राइट। 1 सेकेंड। फाइंड करने के लिए, ओके। कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसको रिप्लेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इस शॉर्टकट कीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। एंड थोड़ा सा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ऑल्ट ऑल्ट को क्या ऑल्ट हम यहाँ पर ऑल्ट से क्या रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर? ये एक्टिवेट करता है किसको? रिबन को। और यहाँ पर क्या हमें कीज़ हमें क्या होती हैं? शो होती हैं। H मीन्स क्या होता है? होम टैब। O मीन्स क्या हो जाएगा? ये हमें क्या कर देगा? एक मेन्यू जो होता है वो ड्रॉप डाउन हमें डिस्प्ले हो जाएगा। क्या? एक मेन्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। एंड W मीन्स क्या हो जाएगा? कॉलम की जो विड्थ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which action should be taken in the Microsoft Outlook to send and receive email to the another person while keeping the original message for your records? ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये एक ऐसा, ये हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका हम यूज़ करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, राइट। कैसे? जैसे हमें अपने ईमेल्स को मैनेज करना होता है, ओके। ईमेल्स के लिए, या फिर हमें जैसे हम कोई भी टास्क करते हैं, अगर हमें उन टास्क को मैनेज करना है, या फिर अपना कैलेंडर है उसको मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच एक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है शुड बी टेकन इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू सेंड और रिसीव द ईमेल। जब भी हम ईमेल को सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे, ओरिजिनल जो हमारा मैसेज होता है वो रिकॉर्ड होता है, तो वो उसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या रहेगा? ओपन द ईमेल, क्लिक ऑन फॉरवर्ड एंड एंटर द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, राइट। जब भी हम किसी को भी रिप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए तो हम क्या करते हैं? ओपन द ईमेल, ईमेल को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे किस पे? फॉरवर्ड पे, और यहाँ पर हम एंटर करते हैं क्या? रिसिपिएंट का, जिसके पास हमें सेंड करना है उसके ईमेल एड्रेस को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जिसको भी उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर हमें लिखना होगा, राइट। वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। एंड ऑप्शन ए में हमारा क्या गिवन है? यूज़ द आर्चिव ऑप्शन। आर्चिव ऑप्शन का मतलब क्या होता है? आर्चिव में हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे जो मैसेजेस होते हैं, जितने भी मेल्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आर्चिव का। एंड रिप्लाई में क्या रहेगा? क्लिक ऑन रिप्लाई एट द न्यू रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस। ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जब रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई में हम किसी भी नए पर्सन को ऐड नहीं करते, उसका जो ईमेल एड्रेस है उसको हम ऐड नहीं करते। जो हमारा जिसको हमें रिप्लाई करना है उसी को हम क्या करेंगे? रिप्लाई करते हैं, राइट। एंड ऑप्शन 4 में हमारा क्या है? रिप्लाई ऑल। ये इस तरह का कोई भी हमारे जो है स्टैंडर्ड ये फॉर्म नहीं होती है, राइट, किसी ईमेल की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which security mechanism secure that the system update are installed without user intervention? हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा, अगर हमें सिस्टम को अपडेट करना है, ओके, एंड आर इंस्टॉल्ड यूज़र के इंटरवेंशन का मतलब होता है कि बिना यूज़र के को इंटरप्ट, बिना यूज़र के
इंटरवेंशन का मतलब होता है जब एक पर्सन के किसी भी काम में जब कोई भी चीज़ दखल अंदाजी ना हो, राइट, हस्तक्षेप ना हो, तो मतलब ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेट होता रहता है। कौन सा ऐसा सिस्टम होता है, वो होता है अपना पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। किसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फ़ोन है, राइट, फ़ोन में क्या होता है, नए नए अपडेशन आते रहते हैं। तो जो यूज़र होता है, जो हम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, हमें उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना होता, ना ही उसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, चेक करना होता है। हमें अपडेशन ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, अपने फ़ोन में विजिबल होते हैं कि हमारी कुछ कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, फ़ोन की चेंज हो जाती हैं। तो ये किसकी हेल्प से होती हैं, वो होता है पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, राइट। एंड अगर ऑप्शन बी की हम यहाँ पर बात करें तो फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल में जब भी कोई भी डेटा इनकम हो रहा है या इनकमिंग हो रही है या आउटगोइंग हो रही है, ठीक है, इसमें हम अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फायरवॉल का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। अगर हम सिक्योर बूट की अगर हम बात करें तो सिक्योर बूट मीन्स क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, राइट, कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसमें क्या होता है, जितना भी ऑलरेडी जो जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो मतलब क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं वर्क करने के लिए। तो ये क्या होता है, बूट बूट प्रोसेस होती है, ओके। एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब सिस्टम को सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है, जैसे नॉर्मल हमारा सिस्टम जैसे वर्क कर रहा है, राइट, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है तो हमें कोई पता नहीं लगता है कि हम इजीली स्मूथली अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। बट जब किसी तरह का चेंज हो जाता है अपने सिस्टम में, जैसे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो क्या होता है, इंटरप्शन को डिटेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम के, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम सिस्टम को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं विदाउट यूज़र के इंटरवेंशन के। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which keyboard shortcut is used for adding the bullets in MS Word? अगर हमें अपने MS Word में जो हमारा डॉक्यूमेंट है, राइट, उसमें अगर हमें बुलेट्स का यूज़ करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं Ctrl+Shift+L, राइट। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे जो जो कंटेंट है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, बुलेट फॉर्म में हमें शो होने लगेगा, राइट। एंड बुलेट फॉर्म में क्या रहेगा, जैसे डॉट्स करके हमें क्या होता है, शो होता है, जैसे 1 लाइन यहाँ पर, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, राइट। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें Ctrl+Alt+L, ये क्या करता है, Ctrl+Alt+L में 1 सेकेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा Ctrl+Alt+L है ये वर्जन के लिए, जैसे जो हमारा लैंग्वेज की सेटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। Ctrl+L में हमारा क्या रहेगा, पैराग्राफ को जब हमें लेफ्ट में अलाइन करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+L का, राइट। एंड जो Shift+L होता है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपर केस, जो हमारे अपर केस लेटर्स हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, Shift+L का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which device is commonly used to connect the computer within a LAN? अगर हमें LAN मीन्स क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल में, ऑफिस में जो लैब होती हैं, राइट, लैब में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कौन सा कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब हम डेटा को शेयर कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो उसमें हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो है हमारा स्विच। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। जो स्विच डिवाइस है उसका यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए। इसमें हम बहुत ही सिक्योर होता है, और ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम सिक्योरली अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करना है, राइट, तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, स्विच के थ्रू। वो क्या होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। अगर हम यहाँ पर मॉडेम की बात करें तो मॉडेम क्या करता है, ये हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं, कंप्यूटर सिग्नल्स होते हैं, उन जो कंप्यूटर किस पे काम करता है, डिजिटल डिजिट्स पे। डिजिट क्या होती है, बाइनरी डिजिट, जैसे 0 और 1 की फॉर्म में ये वर्क करता है, राइट। एंड जब ये जो डिजिटल सिग्नल होते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एनालॉग। डिजिटल जो सिग्नल्स हैं जब वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे,
राइट। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किए जाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडेम का। जैसे मॉडेम का हम यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे फ़ोन है, राइट। फ़ोन में हमें इंटरनेट का यूज़ करना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सिम कार्ड का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मॉडेम का यूज़ किया जाता है इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हम डोंगल का भी यूज़ करते हैं, राइट। डोंगल डोंगल का हम यूज़ करते हैं, जैसे एयरटेल का डोंगल है, हम उसको क्या करेंगे, अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे और जिस भी जो भी हमने जैसे एयरटेल का है या किसी भी कंपनी का जब हम डोंगल का यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, राइट। एंड राउटर की अगर हम बात करें तो राउटर हमारा क्या होता है, ये जो घर में हम अपने होम में या फिर ऑफिस में जब हम वाईफाई का यूज़ करते हैं तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, राउटर के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सचेंज कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पर रिपीटर की बात करें तो रिपीटर हमारा क्या होता है, रिपीटर में जो हमारे सिग्नल होते हैं, जैसे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कनेक्शंस जो हमारे सिग्नल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, राइट। वो उस वीक सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, मतलब जिससे हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, राइट, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं। रिपीटर क्या करेगा, जितने भी वीक सिग्नल हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, उनको रीजनरेट करता है हमारे कम्युनिकेशन को कंटेन करने के लिए। हमारे जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ उसको कंसिस्टेंट वे में हम क्या कर सकें, बात कर सकें एक दूसरे से। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, रिपीटर, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary reason DRM need to be refreshed the periodically? इसका मतलब क्या है यहाँ पर, DRAM क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम का ही ये क्या है, एक पार्ट है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, रैम का हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम बात करते हैं DRAM की। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइमरी जो रीज़न होता है DRAM का, ये क्या होता है, इसमें हमें बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है, डेटा को क्या करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम DRAM में क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर में क्या होता है, एक लीकेज क्या होता है, क्या होती है, एक लीकेज होती है, राइट। जिससे हमारा जो डेटा क्या होता है, लीक होता रहता है, राइट, टाइम टू टाइम। और उस लीकेज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार हम उसको रिफ़्रेश करते हैं डेटा को। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें टू प्रिवेंट द, ऑप्शन वन में क्या है, टू प्रिवेंट द डेटा करप्शन कोज बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो DRAM है, ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बात करनी है रीज़न की, किसकी, कि जो DRAM है उसको हमें बार बार रिफ़्रेश क्यों करना पड़ता है। पर यहाँ पर बात क्या हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, डाटा को करप्ट होने से बचा रहे हैं। ओके, ये इससे लिंक नहीं कर रहा है। टू क्लियर द अनयूज्ड डेटा, जब हम अनयूज्ड डेटा को क्लियर करते हैं तो उसमें भी हम क्या नहीं करेंगे, ये भी एक रीज़न नहीं है DRAM का रिफ्रेश होने का। एंड ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, टू अलाउ द CPU टू एक्सेस द न्यू डेटा एक्सेस करने में भी इसका क्या नहीं है, ये एक रीज़न नहीं है, राइट। एंड ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो DRAM होता है, अगर हम DRAM की बात करें तो DRAM बेसिकली क्या होता है, इसमें हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं और जो लीक होता है डेटा उसको बार बार क्या होना करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है। मतलब जैसे हम कंप्यूटर में काम करते हैं, राइट। कंप्यूटर में जब हम वर्क करते हैं तो उस टाइम पे हम DRAM का यूज़ करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, DRAM का। अगर हम बात करें SRAM की, जब इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है किसमें, SRAM मीन्स इसका यूज़ होता है जब हम कैश मेमोरी से डेटा को क्या करते हैं, फेच करते हैं, राइट। जब भी हमारा जो CPU है कैश मेमोरी का यूज़ करेगा तो कैश मेमोरी में हम किसका यूज़ करते हैं, SRAM का। और नॉर्मल में जब हम टेम्परेली वर्क करते हैं कंप्यूटर में तो तब यूज़ क्या होता है, DRAM, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of the virus infect the boot sector of the floppy disk or the master boot record of the hard disk? ओके, यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा जो वायरस है, ओके, इन्फेक्ट करता है किसको, बूट सेक्टर को फ्लॉपी डिस्क में। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो हमारा क्या होता है, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस हमारा क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है बूट सेक्टर को, राइट। बूट सेक्टर क्या होता है, जैसे हम PC को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जब हम ये होता है बूट, राइट।
क्या है ये अपना बूट। जब भी हम पीसी को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे ये जो बूट प्रोसेस होता है उसमें चेक होता है कि जितने भी डिवाइस है, जैसे अपने कीबोर्ड है, माउस है, या फिर अगर अदर सीपीयू है, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं प्रॉपर तरीके से, उनका कनेक्शन कैसा है। ओके, वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये क्या होता है, ये जो सारा का सारा चेक करने का काम होता है बूट टाइम पे, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस का मतलब है कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी वायरस जब एंटर होता है, तो जिस फाइल में ये वायरस आता है, जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तभी ये जो वायरस है वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, राइट। अदरवाइज ये क्या होगा, स्प्रेड नहीं होता है। ओके। एंड ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, रेजिडेंट वायरस का मतलब क्या हुआ। रेजिडेंट वायरस मीन्स क्या होता है, ये जो वायरस होता है ये स्प्रेड होता है कैसे, हमारी मेमोरी में, जो मेमोरी होती है उसमें ये वायरस क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, जिसकी वजह से जो फाइल्स वगैरह क्या हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं। और जो बूट सेक्टर है ये भी किसका है, रेजिडेंट वायरस का ही एक टाइप होता है। बट रेजिडेंट जो वायरस है ये बहुत ही ब्रॉड होता है, राइट। एंड मैक्रो वायरस का क्या, मैक्रो वायरस क्या करता है, जो मैक्रो होता है, जो जैसे हम MS वर्ड में क्या करते हैं, मैक्रो का यूज़ करते हैं। मैक्रो का यूज़ हम आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जो मैक्रो होता है, मैक्रो में जितनी भी स्टेप्स का हम यूज़ करते हैं, उन स्टेप्स को ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कौन, मैक्रो वायरस। ओके, उसमें जो भी मैक्रो के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है उसको, उसके सीक्वेंस को, या फिर उसमें किसी तरह का भी होता है, वो किसकी वजह से चेंज होता है, मैक्रो वायरस की वजह से, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which feature in MS Word allow user to apply the consistent look across the text elements such as heading, title and subtitle? Okay, MS Word अलाउ करता है यूज़र को, कौन सा ऐसा लुक है जिसमें हम टेक्स्ट में क्या यूज़ करते हैं, हेडिंग का, टाइटल का, सबटाइटल का। उसके लिए हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं, MS Word में स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल्स में, कि हमारा जो फ़ॉन्ट है जिसमें हमारी हेडिंग लिखी हुई है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, उसका जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टेम्पलेट क्या होता है, ये हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। इनके अंदर मतलब जो फाइल्स होती हैं, ओके, ये क्या होती हैं, यहाँ पर जो हमारी फाइल होती हैं वो ऑलरेडी क्या होती हैं, उनका जो टेम्पलेट के अंदर उनका जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड होता है। एंड टेबल की बात करें तो टेबल में क्या होता है, ये हमारे डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में हमें डिस्प्ले करता है, राइट। जैसे हमारी जो टेबल होती है, 1 सेकेंड, जो हमारी ये जो टेबल है इसमें रो और कॉलम की फॉर्म में, ये जो कॉलम है और ये हमारी क्या हो जाएगी, रो और कॉलम की फॉर्म में हमारा डेटा क्या होता है, डिस्प्ले होता है। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई है मैक्रोज की। तो मैक्रोज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो MS वर्ड में जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो भी हमने कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट को अगर हम चाहते हैं कि बार बार हमें इस कंटेंट में हमें हमारा जो हेडिंग है उसको हमें बोल्ड रखना है, राइट। अगर हमें इसको बोल्ड करना है। सेकेंड पॉइंट, हम चाहते हैं कि इसका जो साइज़ रहे वो कितना रहे, 18 रहे। एंड उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसमें बुलेट पॉइंट्स का हम यूज़ करें, तो इस तरह की अगर चेंजेस चाहते हैं हम पूरे कंटेंट में, तो हम क्या करते हैं, इन स्टेप्स को मैक्रोज की जो सेटिंग में, जो MS वर्ड में मैक्रोज होता है उसमें हम इनको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं इन पॉइंट्स को, राइट। और उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा कंटेंट है, जैसे हमने इतना सारा कंटेंट लिखा है, उसके बाद हमें सेम फीचर जो हमने स्टेप्स लिए हैं हमें अप्लाई करने हैं इस इतने बड़े कंटेंट पे, तो हम क्या करेंगे, मैक्रोज में जो भी हमने सेव किया था इन स्टेप्स को, हम इसको क्या करेंगे, कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा कंटेंट सिलेक्ट होगा उसके बाद हम जब मैक्रोज को हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटेंट उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारे जो कंटेंट है वो बोल्ड हो जाएंगे, उनका साइज़ 18 दिखेगा और उसमें बुलेट पॉइंट्स में वो शो होगा। ओके, बार बार हमें मैनुअली उसको चेंज करने की नीड नहीं रहती। मैक्रोज क्या करता है, एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिन भी स्टेप्स को हमें कंटेंट में बार बार रिक्वायरमेंट होती है, उन स्टेप्स को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और जब मैक्रोज को इस पर अप्लाई किया जाता है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा पूरा कंटेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 1 बाय 1 करके चेंज हो जाएगा। ओके, जैसा हमें चाहिए। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the main purpose of using the template when creating a presentation in the MS PowerPoint? राइट, जो टेम्पलेट होते हैं MS पावर पॉइंट में हमने बात की थी कि MS पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, PPTs वगैरह रेडी करते हैं। वो किस फॉर्मेट में होती हैं हमारी PPTs, उसमें हम स्लाइड का यूज़ करते हैं, राइट। तो स्लाइड्स के लिए हमारा जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट हमारा कुछ डिज़ाइन होते हैं फिक्स, ओके। हमारा जो पावर पॉइंट है वो हमें कुछ डिज़ाइंस प्रोवाइड करता है कि हमारी जो स्लाइड होनी होती है, जैसे ये हमारी क्या है, एक स्लाइड है, इसका क्या स्टाइल होना चाहिए, क्या इसमें क्या इसमें हमें कुछ ऐड करना है इमेजेस वगैरह, तो वो क्या होगा, एक डिज़ाइन होता है, ऑलरेडी पहले से ही फिक्स होता है। अगर हम उसको चूज़ करते हैं तो टेम्पलेट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरह की जो स्लाइड है उसका स्टाइल हमें रखना है, राइट। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये इसका मेन पर्पज़ होता है टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, ओके। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जो भी हम स्लाइड में, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड ली, उसके लिए हमने एक टेम्पलेट में से एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब वो जो डिज़ाइन है वो सभी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जितनी भी स्लाइड हम इंसर्ट करते जाएँगे सभी में ये जो डिज़ाइन है ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप्लाई होता जाएगा। ये होती है हमारी कंसिस्टेंसी। प्रोफेशनलिज़्म में क्या रहेगा, हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही वेल डिज़ाइन हमें दिखेगा, ओके। ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट द मल्टीमीडिया कंटेंट। तो जो टेम्पलेट होता है इसमें मल्टीमीडिया ऑटोमेटिकली क्या नहीं, मल्टीमीडिया मीन्स क्या हो जाएगा, जब हमें ऑडियो या वीडियो को किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट जब हम अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, मैनुअली जाके कंटेंट में ऐड करना पड़ता है। स्लाइड में हम क्या करेंगे, मैनुअली उसको ऐड करते हैं, राइट। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, टू ऐड द कॉम्प्लेक्स एनिमेशन ईजिली। अगर हमें एनिमेशंस चाहिए, जैसे हमारी जो पिक्चर है वो मूव कर रही है, उसमें किसी भी तरह का एनिमेशन चाहिए, तो वो भी क्या होता है, इसके थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। एंड टू क्रिएट द इंटरेक्टिव क्विज़ेज़ के लिए भी हम टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं करते। सिंपली जो टेम्पलेट का यूज़ होता है वो सिर्फ़ क्या होता है, ये हमें एक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है कि हमारी जो स्लाइड है, उस स्लाइड में हमारा जो कंटेंट है वो उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, उसका जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ़ क्या डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, राइट। Now move to the next question. Which of the following best describe the electronic mail? Okay, electronic mail मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ईमेल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ईमेल। ईमेल क्या होता है, एक मेथड होता है ऑफ सेंडिंग द मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम मैसेजेस को सेंड करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईमेल होता है, राइट। जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, अगर वो फॉर्म फिल हमने किया है तो उसमें हमें क्या देना पड़ता है, अपना ईमेल एड्रेस हमें गिवन होता है, ईमेल एड्रेस हमें देना होता है। तो जब हम ईमेल एड्रेस हम उसमें देंगे तो उसके बाद क्या होता है, हमें मैसेज हमें आता है ईमेल में कि हमारा जो फॉर्म फिल हो चुका है कि या पेंडिंग है, या जो भी स्टेटस रहेगा, वो उसके थ्रू हमें क्या करते हैं, उस मैसेज के थ्रू, उस मेल के थ्रू हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। एंड अगर हम सेकंड ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग द डिजिटल फाइल। ईमेल में हम क्या नहीं करेंगे, डिजिटल फाइल को स्टोर करने का काम नहीं करते, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अ टाइप टू सिक्योर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का भी हम यहाँ पर यूज़ काम नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसके लिए भी हम ईमेल का यूज़ नहीं करते, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अ सर्विस यूज़ टू मेक द फ़ोन कॉल के लिए भी हम ईमेल का यूज़ नहीं करते, ओके। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए असिंक्रोनस का हमने यूज़ किया है कि ईमेल में हम क्या यूज़ करते हैं, असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मीन्स क्या होता है कि ऑनलाइन सेम टाइम पे हम क्या नहीं करते, जैसे वन पर्सन है, वन पर्सन ने अनदर पर्सन को जब कॉल किया है, ठीक है, वीडियो कॉल जब होती है तो वो क्या होती है, सिंक्रोनस होती है, राइट। क्योंकि उसमें दोनों पर्सन क्या होते हैं, सेम टाइम पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बट ए असिंक्रोनस में क्या रहेगा, सेम टाइम पे दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों जो पर्सन है वो क्या नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, राइट। Now move to the next question. Match the task manager tabs in column A and their respective functionalities in column B. हमें यहाँ पर column A में हमें क्या given है, task manager टैब्स हमें कुछ गिवन है, एंड सेकंड में हम उनकी फंक्शनैलिटी हमें गिवन है, वो हमें मैच करनी है, राइट। तो प्रोसेसेस क्या होती हैं,
अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या होते हैं जो जितनी भी एप्लीकेशंस हम कंप्यूटर में ओपन कर रखी हैं हमने, जैसे हम म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर कोई एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये हमने क्या कर रखी हैं, ओपन कर रखी हैं। उनकी बैकग्राउंड जो प्रोसेसेस हैं ये हमें क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं किसके थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू। परफॉर्मेंस में क्या रहेगा, परफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो हमारी सीपीयू वगैरह है या मेमोरी है, डिस्क है, नेटवर्क यूजेस हैं, उनको मॉनिटर करने का काम। स्टार्टअप में क्या रहेगा, स्टार्टअप में हम जितने भी प्रोग्राम्स हैं रन टाइम पे उनको मैनेज करने का काम करते हैं, राइट। एंड ऐप हिस्ट्री के अंदर हमारा क्या रहता है, ऐप हिस्ट्री हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं विंडो में, जितने भी ऐप का हम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री को हमें डिस्प्ले करता है, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which operation can one directly perform using the file explorer in Windows? ओके, हमें फीचर बताना है फाइल एक्सप्लोरर का। तो फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, इसमें हम फाइल्स को क्या करवा सकते हैं, मूव करवाते हैं, फाइल को कॉपी करवाना है, फाइल को डिलीट करना है। तो ये जो है ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली एक्सप्लोरर के थ्रू, राइट। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमें क्या बताया गया है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। नो, जो फाइल एक्सप्लोरर है इसमें हम फाइल्स को मूव करवाने का काम करते हैं, उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। एंड ना ही किसी तरह का मॉडिफाई करते हैं, ना ही हम क्या करते हैं, अकाउंट को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करवा रहे हैं, फाइल को मूव, कॉपी एंड डिलीट करवाते हैं, राइट। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Now move to the next question. Which of the following statement about the computer memory is are correct? अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी की। यहाँ पर कंप्यूटर की कितनी मेमोरी होती है, अगर हम बात करें तो प्राइमरी यहाँ पर 2 टाइप की मेमोरी होती है, रैम और रोम, राइट। रैम और रोम। अगर हम रैम की बात करें तो ये एक ऐसी मेमोरी है, जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया उस टाइम पे जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे, जैसे हमने कोई जैसे हमने गूगल ओपन किया, राइट, या फिर हम कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो इस तरह से जो भी हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ पर परफॉर्म होता है, रैम में। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रैम मेमोरी का यूज़ करते हैं, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें रोम की, तो रोम क्या होता है, ये एक एसेंशियल जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर होती हैं। मीन्स क्या होगा, रोम हमारा क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए हर एक, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हर एक जो ये जो डिवाइस है सबके लिए क्या है, एक प्रोग्राम को बनाया गया है, राइट। ये कि कीबोर्ड कैसे काम करेगा, माउस कैसे काम करेगा, ये सारा का सारा डेटा क्या होता है, रोम में ही क्या होता है, स्टोर होता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो जो हमारी बूट प्रोसेस होती है, उस टाइम पे ये सारा का सारा जो डेटा है वो कहाँ पर लोड होता है, रोम में, राइट। तो हमारा रोम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसके थ्रू एक कनेक्शन को चेक करता है, ओके। जो बूट प्रोसेस होती है उसमें जो हमारा रोम होता है ये क्या करेगा, कि जितने भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर में यूज़ करेंगे क्या वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए रेडी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये चेक किया जाता है रोम के थ्रू। तो इसमें जितना भी ऑलरेडी डेटा होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, ये हमारा स्टोर होता है रोम में, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। क्योंकि हमारी रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमने पावर ऑफ किया तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। जैसे हमने कुछ भी सर्च किया क्रोम पे, राइट, तो उस टाइम पे हम जो भी सर्च कर रहे हैं तो वो जो उस टाइम पे डेटा को एक्सेस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जिस स्पेस का हम यूज़ कर रहे हैं वो होता है रैम। तो जैसे ही हमने पावर ऑफ की तो ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस करने के लिए जो हमने स्पेस यूज़ किया था, ये सारा का सारा स्पेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। एंड रोम में क्या रहेगा, जो भी जैसे डिवाइसेस का जो डेटा होता है, कि डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से जो कनेक्टेड हैं, इनका जो जितना कंप्लीट डेटा होता है वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, रोम में, राइट। और ये परमानेंट होता है, इस डेटा को हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। And next question is, select which of the given statement are true or false for the central processing unit of a computer system. Central processing unit ये हमारा सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू, राइट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका क्या काम होता है, सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सभी को मैनेज करने का काम, जितनी भी प्रोसेस होती हैं सभी को प्रॉपर तरीके से वर्क करवाने के लिए
कौन प्रॉपर तरीके से वर्क कौन करता है, सीपीयू। तो ऑप्शन 1 में हमें क्या गिवन है, सीपीयू क्लॉक स्पीड कंट्रोल द टाइम एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हम काम परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो कितने टाइम पे फिनिश होगा, कितनी स्पीड से वो प्रोसेस जो है, टास्क जो है कंप्लीट होगा, उसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किस में होता है, सीपीयू क्लॉक जो स्पीड है वो उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, राइट। एंड सीपीयू कैश मेमोरी प्रोवाइड द हाई स्पीड एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। जो हमारा सीपीयू है उसमें जो हमारी कैश मेमोरी होती है, वो कैश मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी में हम किसका यूज़ करते हैं, एसरैम का, राइट। एसरैम का यूज़ करते हैं, ये हमारी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जिसकी वजह से हम डेटा को ईजिली बहुत ही फास्ट तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। कैश मेमोरी कैसे, जैसे हम बार बार कंप्यूटर में कुछ भी वर्क है, उसको बार बार जब हम काम करते हैं कंप्यूटर में, तो कुछ चीज़ों को हम बार बार रिपीट करते हैं, राइट। जैसे हमें बार बार क्रोम ओपन करते हैं, या फिर किसी और डेटा को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जब भी हमने कंप्यूटर को ऑन किया, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस तरह की, ये सेव हो जाती हैं हमारी कैश मेमोरी में। क्योंकि जब ये सेव हो जाती हैं, बार बार रिपीट करने के बाद ये जो डेटा है वो वहाँ पर स्टोर हो गया है। तो जब ये स्टोर हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे ही हमने पीसी को ऑन किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्विकली हम इसको बहुत ही फास्ट वे में हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है, ये एक सीपीयू की जो क्लॉक है वो स्पीड को भी बताती है, और जो एग्जीक्यूशन टाइम है, ओके, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। और कैश मेमोरी क्या करती है, हमारी जो डेटा को फेच करने की जो स्पीड है, वो उसको क्या करता है, ये कैश मेमोरी फास्ट तरीके से हमारा जो डेटा है हम एक्सेस कर पाते हैं अपने कंप्यूटर में, राइट। And our next question is, which is an example of ROM that can be electrically erased and programmed multiple times? अब ये क्या है, यहाँ पर रोम के ही क्या हैं, टाइप्स हैं, ई रोम, पी रोम और ई पी रोम, राइट। ये क्या है, हमारे रोम के ही टाइप होते हैं। अगर हम रोम की, जैसे अभी हमने बात की थी कि रोम हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, इसमें हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हमें, जैसे रोम होता है, रोम से हमें क्या अंडरस्टैंड होता है कि हम इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते। बट अब क्या किया गया है, रोम के टाइप्स को क्रिएट कर दिया गया है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस रोम के अंदर जो डेटा होता है हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। हम उसको, अगर हमें कई बार उसको चेंज करना है, तो भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, डबल ई पी रोम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो ये क्या करेगा, हमारी जो मेमोरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डेटा होता है, हम उसको मल्टीपल टाइम्स के लिए इरेज कर सकते हैं, और उसकी जगह डेटा को अनदर नया डेटा हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें एटीएम कार्ड का, जब हम यूज़ करते हैं, राइट। एटीएम का जब हम यूज़ करते हैं, तो एटीएम कार्ड को जब एटीएम में इंसर्ट किया जाता है, मशीन में इंसर्ट करेंगे, तो उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पिन कोड, हमें एक पिन लगाना होता है, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, पिन देना होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पिन है उसको अगर हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पिन में ये जो ई डबल पी रोम होता है, ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, पिन के कोड को चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड इसके लिए ई पी रोम में अब इसने फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर दी कि हम पिन को चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ना ही तो अपने कार्ड को चेंज करने की नीड है, राइट। इसके लिए एटीएम कार्ड को भी चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि अगर रोम होता तो उसमें क्या होता है, उसमें डेटा को चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो ई डबल पी रोम है, इसमें हम डेटा को ईजिली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड पी रोम की अगर यहाँ पर बात करें, तो पी रोम हमारा क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो हमारा पी रोम में जितना जो भी डेटा होता है, इसको हम इरेज नहीं कर सकते, इसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे अगर हम टॉयज़ की बात करें, राइट, टॉयज़ की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें फिक्स होता है कि टॉयज़ क्या करेगा, मूव करेगा लेफ्ट राइट अप डाउन, राइट। अब हम इसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इसकी मूवमेंट्स को। और अगर हम बात करें कैलकुलेटर की, अगर हम जो फिजिकल कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, उसमें प्लस माइनस इस तरह का डिवाइड का जो ये हमारे बटन्स होते हैं, इनकी जो प्रोग्रामिंग की गई है, तो जब प्लस का साइन प्लस करेंगे तो क्या होगा, तभी हमारा जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, ऐड होंगे, राइट। तो इसमें हमने क्या किया है, पी रोम का यूज़ किया है। हम इस स्ट्रक्चर को, हम इसके फंक्शंस को किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, पी रोम। अगर हम ई पी रोम की बात करें, तो ई पी रोम हमारा क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम इसमें इरेज कर सकते हैं, किसमें,
जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है उसके थ्रू हम डेटा को इरेज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम वीडियो जो गेम्स होते हैं उनको अगर वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं, राइट? अब हमने काफ़ी टाइम से एक वीडियो गेम को यूज़ कर लिया, अब उससे हमारा मन हो गया कि हम कोई और वीडियो गेम इंस्टॉल करना चाहते हैं, राइट? अपने उसमें वीडियो गेम के लिए हम कुछ अनदर गेम का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम उस जो हमारा ओल्ड वाला जो गेम है उसका जो डेटा हमारी चिप में स्टोर होता है उसको हम इरेज़ करके अब वहाँ पर एक जो हमारा नया जो गेम है उसके डेटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। किसके प्लेस पे? पुराने के प्लेस पे। वो किससे होता है? ईपीरोम में, राइट? तो ईपीरोम हमारा कैसे काम करता है? जब भी हम नई गेम को डाउनलोड करते हैं, नई गेम को इंस्टॉल करते हैं, तो पुराना जो डेटा है वो इरेज़ करके हम क्या करेंगे, नया जो गेम है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए हमें पर्सनली क्या नहीं होगा, चिप जो हमारी ऑलरेडी पहले चिप थी उसके डेटा को हमें चिप चेंज करने की नीड नहीं है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो पुराना डेटा है उसको इरेज़ करके हम क्या कर सकते हैं, नया डेटा इंस्टॉल कर देंगे, राइट? तो ये हमारा क्या था, ईपीरोम। अगर हम मास्क रोम की अगर यहाँ यहाँ पर बात करें तो मास्क रोम क्या होता है, जैसे हमारा जो टीवी रिमोट होता है, राइट? उसमें जो जितने भी बटन होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कि जैसे हमें वॉल्यूम को अप करना है, डाउन करना है, राइट? एंड उसकी पावर को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो ये जो कुछ पर्टिकुलर क्या होता है, टास्क जो है फिक्स होता है, ये होता है हमारा मास्क रोम का, हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Now move to the next question. Match the file locating feature in the column A with their corresponding functionality in column B. अगर हम यहाँ पर बात करें कॉलम ए में हमें क्या दे रखा है, फीचर्स दिए हैं और बी में उनकी फंक्शनैलिटी हमें गिवन है, तो हमें इसको मैच करना है कि जो सर्च बार है उसमें हम क्या करते हैं। अगर हम सर्च बार की यहाँ पर बात करें तो सर्च बार में हम क्या करेंगे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकेंड, सर्च बार में जब भी हमें किसी चीज़ को सर्च करना होता है, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है अपना जो भी फ़ाइल है, फ़ोल्डर्स हैं, ओके, उनकी लोकेशंस को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने फ़ाइल का नाम दिया है, ओके, जो भी हमारी फ़ाइल का नेम है हमने उसको नेम को टाइप कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्च बार से वो क्या हो जाएगी, सर्च हो जाएगी हमारी फ़ाइल नेम। एंड क्विक एक्सेस में हमारा क्या होगा, जो भी हमारी फ़ाइल्स होती हैं, फ़ोल्डर होते हैं, रिसेंटली हमने जितनी फ़ाइल्स का, फ़ोल्डर्स का हमने यूज़ किया है उनको डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस में जाके हमें पता लग जाएगा कि अभी रिसेंटली हमने क्या-क्या फ़ाइल्स और फ़ोल्डर्स को ओपन किया था। और वाइल्ड कार्ड में हमारा क्या होता है, वाइल्ड कार्ड में हम जैसे अब अगर अगर हमें किसी भी फ़ाइल का, जैसे कोई फ़ाइल है उसका नेम हमें ध्यान नहीं आ रहा, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड हम टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर या फिर वर्ड हमने टाइप किया, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा वाइल्ड कार्ड के लिए। एंड फाइल सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, फाइल सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारी फाइल्स हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट? हमने एक ए में क्या किया था, जो सर्च बार होता है वो क्या करता है, फाइल को और फोल्डर में जो भी हमारी फाइल है, फोल्डर है, जो भी हमें सर्च करनी है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, नेम हमें यहाँ पर डालना होगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी फाइल सर्च हो जाएगी। क्विक एक्सेस में हमने क्या किया, क्विक एक्सेस में जो भी हमने अभी रिसेंटली जितनी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर का हमने ओपन किया था वो हम यहाँ पर जाकर डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमने कौन-कौन सी फ़ाइल को ओपन किया है रिसेंटली। एंड वाइल्ड कार्ड में हमारा क्या होगा, अगर हमने किसी भी फ़ाइल का अगर हमें किसी भी फ़ाइल का एग्ज़ैक्ट नेम अगर हमें ध्यान नहीं आ रहा है, अगर हम भूल गए हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्ड रैंडम हम टाइप करेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा फ़ाइल सर्च हो जाएगी। एंड फाइल सॉर्टिंग में हम क्या रहेगा, फाइल सॉर्टिंग के अंदर हमें जो फाइल्स हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड। What is the maximum length of a character that can be accommodated in a column in MS Excel? ओके, MS Excel में हमें बताना है कि जो हमारी मैक्सिमम लेंथ होती है कैरेक्टर की एक कॉलम में, वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी रहेगी 2255 कैरेक्टर्स। मतलब एक कॉलम के अंदर हम कितना कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हैं, 255, राइट?
तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा-सा डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं एक-एक चीज़ को जो हमने यहाँ पर मेंशन की है कि जो कॉलम्स होते हैं उनकी विड्थ कितनी होती है 25 कैरेक्टर्स को वो स्टोर करवा सकता है। लेकिन जो हमारी रो होती हैं एक एक्सेल में वो हमारी कितनी होती हैं 65,536 राइट? और जो हमारे कॉलम होते हैं वो कितने रहेंगे 256 एंड अगर हम कैरेक्टर की बात करें कि एक सेल में जो हमारी सेल होती है उस सेल के अंदर हम कितना कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हैं तो वो हमारे होते हैं 32,767 राइट एंड ये हमारा क्या था आज हमने जो सीजीएल का है ये 2024 का जो हमारा जो पेपर है वो हमने सॉल्व किया है जो 2025 में मेंस हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं वीडियो को एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू बाय बाय।